हमारा है। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। ध्यान रखेंगे और एक विद्यार्थियों से अपने जो मेरे अपने विद्यार्थी हैं जिन्होंने हमसे पढ़ा है, मेहनत की है, हम उनसे इतना ही कहेंगे कि आप सभी लोग स्टेटस के माध्यम से या जैसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है, मैक्सिमम लोग इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करिए। वीडियो मत देखिए, जुड़ेंगे तो वीडियो तो ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें ऑल का बटन ऑन कर दीजिए जहां नोटिफिकेशन करते हैं, फिर सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी। भले इस समय हम छोटे छोटे टॉपिक ले रहे हो, लेकिन टॉपिक है तो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्लियर है पॉइंट? देख लीजिए जरा एक बार क्या है स्थिति इसकी। मौर्य युग की बात कर रहे हैं, मतलब कहने का क्या है, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं। इतिहास में देखा जाए तो तीन तरीके से बात होती है, यानी इतिहास कहीं नहीं बटा है। इतिहासकारों ने अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को तीन पार्ट्स में डिवाइड करके लोगों को पढ़ाया, समझाया, बताया। एक पार्ट है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, जिसको हम आजादी तक लेकर के उसको जोड़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने एक सेंटर बिंदु, एक केंद्र बिंदु मान लिया। एक हमने छोटा टॉपिक लिया कि मौर्योत्तर काल और मौर्य वंश से पहले की व्यवस्था क्या थी। अगर हम सेंटर बिंदु मान लें, अभी तो इसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं, फिर वैदिक सभ्यता है, उसमें आर्यों का आगमन है, ठीक है, कर्मकांड है, पूजा पाठ, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है ना? तो एक चीज हमको ये पूछनी है कि वो जो चीजें हैं जो हमें डिस्कशन करनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप, वो अभी नहीं कर सकते ना, क्योंकि कोई सिस्टम से नहीं पढ़ा रहे हैं पूरी चीजें। लेकिन 20-20 से कोई टॉपिक ले रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा टाइम इस बात पे ना ले, सीधे पॉइंट पे आ जाए कि अगर हमने सेंटर बिंदु मान लिया मौर्य वंश, तो मौर्य वंश से पहले की क्या स्थिति थी और मौर्य वंश के बाद की क्या स्थिति, जैसा इस फिगर में मेंशन है, आप समझ सकते हैं। यहाँ एक मौर्य वंश के पहले का स्थिति क्या है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि इधर 544 से लेकर के 322, ये सब बीसी में है, यानी इसका मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म को केंद्र बिंदु माना गया है। तो बीसी और एडी, अभी हम लोग जो बातचीत करते हैं या प्रेजेंट जो हमारा टाइम है वो एडी में है, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बीसी में है। तो मतलब कहने का है कि पहले की बात क्या है और बाद की क्या बात है। तो मौर्य युग जो है वो तो 322 से 184 बीसी के मध्य ही गुजरा है, बीता है। इसके बीच में जितने भी शासक आए हों, हर वंश का फाउंडर पूछते हैं, हर वंश का अंतिम राजा पूछते हैं, हर वंश की राजधानी पूछते हैं, कौन सा वंश किसकी जगह पर आया, किस वंश ने किसका अंत किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके समझने के लिए ना। तो मतलब कहने के यहाँ पर क्या है, अगर इसको हम ऐसे डिफाइन करें कि मौर्य वंश को ऐसे करें, एक पहले का फिगर और एक बाद का फिगर। तो अगर हम सबसे पहले की फिगर की बात करें तो भी इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं। एक हम तोड़ देते हैं भारतीय वंश और एक हम तोड़ देते हैं विदेशी आक्रमण में। ये हम कब बात कर रहे हैं, ये हम मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के पहले की बात कर रहे हैं ना। क्या हमने बोला भारतीय वंश कौन कौन थे? तो सबसे पहले अगर हम 16 महाजनपद की बात करें तो उन्हीं 16 महाजनपद में एक आता है मगध। मगध का उत्कर्ष, मगध का एक अपना उत्थान, मगध में लोहे के अपार भंडार होना। ठीक है, मगध में कुछ ऐसे साहसी राजा भी हो गए। ठीक, कृषि का अच्छा खासा विकास, पानी की अच्छी खासी सुविधा। तो कहीं ना कहीं मगध को क्या होगा, 16 महाजनपदों से ज्यादा मौका मिल गया उभरने का। और जैसा आप पढ़ते हो कि मगध से बहुत सारे वंश की जो है तो स्टार्टिंग है। तो अगर मगध का, अगर हम मगध का प्रथम साम्राज्य कहें तो प्रथम साम्राज्य का जो वंश है वो कौन सा वंश है, उसका नाम है वृद्रथ वंश। आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा, अर्जुन ने वध किया था जयद्रथ का, कुछ उसी से मिलता जुलता नाम है वृद्रथ। और इसी का पुत्र है जरासंध, जिसका पांडु जो थे उसमें जो भीम थे उन्होंने उसका वध किया था, ऐसा हमारे उसमें लिखा है। तो ये जो वृद्रथ वंश है इसका वर्ष नहीं मेंशन है। इसी का संस्थापक ही जो है ये राजा ही है जिसका नाम है वृद्रथ, लेकिन इसका ज्यादा कोई डेटा नहीं मिलता। इसके पुत्र का वर्णन है, ज्यादातर बुकों में इसका वर्णन है नहीं। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से देखिए तो प्रॉपर तरीके से पढ़ने को मिलेगा आपको हर्रेक वंश, यानी सही से देखिए तो हर्रेक वंश से मगध की ज्यादा पहचान है।
और यहीं से ये क्या होगा कि मगध का विस्तार होता जाएगा। तो एक आएगा हर्यक वंश, जिसका एक और भी नाम है पितृहंता वंश, क्योंकि इस वंश में एक राजा का बेटा जो है वो अपने पिता की हत्या करता है। तो ये प्रक्रिया बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, ऐसे होते रहेंगे ना। तो मतलब कहने का, और ऐसा भी नहीं कि हर वंश में सारे राजा अच्छे हैं। राजा भले 10 रहे 12 रहे, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिनका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान लेखकों ने माना है, उन्हीं की चर्चा ज्यादा है। ऐसा नहीं कि हर एक वंश में 3 ही राजा हैं, लेकिन महत्वपूर्ण राजाओं देखेंगे तो एक तो फाउंडर होता है। फाउंडर में भी देखा जाता है कि वास्तविक फाउंडर कौन है। तो मेन पॉइंट ये है कि हमें इस बात का बहुत विस्तार से गौर करना है कि एक जो हम बात करने वाले हैं आपके साथ, वो हम बात करेंगे जो है मतलब किसकी, वो बात हमारी होगी यहां पर हर्यक वंश की ना। तो हर्यक वंश की बात कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद हम बात किसकी करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगर हम शिशुनाग की बात करें तो ये देखिए, कोई वंश आता कहां से है, ये तो ऑब्वियस सी बात की ऊपर से तो नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं एक वंश का कमजोर होना, और उसी वंश का कोई ना कोई सामंत, कोई ना कोई सेनापति, कोई ना कोई उसी वंश का व्यक्ति है जो अपने वंश को बढ़ावा दे रहा है। आखिर ये शिशुनाग वंश कहां से आ गया, कोई विदेशी तो है नहीं। तो मतलब कहने का साफ साफ क्या है, एक हो गया हर्यक वंश, जिसको हम लोग बोलते हैं पितृहंता वंश। एक हो गया शिशुनाग वंश, ये नंबर 2 का वंश है, सबके आगे ईयर लिखा है 544 बीसी से लेकर के 412। और इधर है शिशुनाग वंश 412 से 344, ज्यादा लंबा समय नहीं रहा इसका, ठीक है। इसके बाद नंद वंश का देखेंगे, और कम समय रहा। नंद वंश मतलब जिसको आप समझते हैं, इसका फाउंडर कौन रहा, महापदम नंद। और इसके अलावा जो है इसका अंतिम जो जो शासक है घनानंद, क्योंकि वो सिकंदर के क्या है, समकालीन है। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है तो उस समय शासक कौन होता है, उस समय शासक जो भारत का है वो मगध में घनानंद है, नंद वंश का राजा है अंतिम, ठीक है। तो मतलब कहने का 3 वंश आपको ब्रॉड लेवल पे मिले, एक हर्यक वंश, एक शिशुनाग वंश, और एक हो गया नंद वंश। चौथा वंश ही मौर्य वंश है, जिसको हमने सेंटर बिंदु माना है। भाई सेंटर पॉइंट हमने किसको माना है, हमने मौर्य युग या मौर्य वंश को माना है ना, चौथा। भाई कई बार आपके एग्जाम में वंशों को घटाने बढ़ाने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कि आप इनको क्रम में लगाइए, या नंद वंश के बाद कौन सा मौर्य वंश आया, या शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया, ऐसे क्वेश्चन है नहीं है। तो इस प्रक्रिया में हमको ध्यान देना है। अब अगर हम इनकी बात को समझ ले कि ये सारे जो वंश अभी हमने डिस्कशन किया, इनकी राजधानियां, इनके राजा या इनका अंतिम राजा, इसके बाद की भी तो प्रक्रिया है। इसके बाद की प्रक्रिया ये है कि अब हम समझेंगे विदेशी आक्रमण। तो विदेशी आक्रमण सोचिए कुल मिला के कितने हैं, अगर विदेशी आक्रमण की बात करिए तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के 6 है। इनकी संख्या कुल मिला के 6 है। और अगर हम भारतीय वंश की बात करें तो भारतीय वंश की जो संख्या है वो कुल मिलाकर के कितनी है, वो 7 है। इतने खेल है सारा, बस इतना ही सारा खेल है। और उसके बाद और वंश आएंगे, ऐसा नहीं खत्म नहीं हो जाएगा। इसके बाद फिर एक गुप्त वंश आएगा, वर्धन वंश आएंगे, वंश आएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें मौर्य युग के पहले, जैसा इतिहासकारों ने लिखा है, मौर्य युग के बाद। तो अब इसके अलावा क्या है कि विदेशी अगर आक्रमण की बात करिए तो सबसे पहला आक्रमण कहां से हुआ, फारस से हुआ। फारस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फारस को ही हम लोग ईरान के नाम से आज जानते हैं। या इसका पहले नाम क्या था, पर्सिया हुआ करता था। वहां पर एक वंश है जिसका नाम है हक्कामनी वंश, हक्कामनी डायनेस्टी। उसी का वंशज जो है, जो राजा है डेरियस थर्ड, यानी डेरियस फर्स्ट, डेरियस सेकंड और डेरियस थर्ड, जिसको बोलते हैं डरायस, ठीक है। इसका आक्रमण जो है भारत पे होता है। तो वैसे तो कई लोग इनके परिवार करते, बट सफल नहीं हो पाते हैं। सफल आक्रमण करने में एक ही व्यक्ति का नाम आता है, डेरियस थर्ड। इतिहास में कहा जाता है कि इसका सामना भी राजा पोरस से होता है, जो पंजाब का राजा है, राजा पोरस। अब इसके बाद आती है, एक तो फारस से आक्रमण हो गया, लेकिन ये लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, भारत में अपने आप को ये लोग स्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाए। तो एक बात तो ये हो गई। फिर दूसरा आक्रमण कौन सा हो गया, दूसरा आक्रमण हो गया यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण मतलब ग्रीस। यहां से कौन आया है, सिकंदर, अलेक्जेंडर, ये आया नहीं आया। तो इसमें सबको मालूम है कि इसका एक युद्ध होता है, ठीक है। तो याद होगा आप सबको, झेलम, झेलम।
या फिर बितस्ता कह सकते हैं ना, याद आया। ग्रीक वर्ड में बितस्ता, हिंदी में झेलम, जो नदी अपनी है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। तो सबसे पहले जब भारत में इंटर हुआ तो इसकी एंट्री भारत में 326 में है। इसकी एंट्री 326 में है क्योंकि सबसे पहले डिस्टर्बिंग जो हमारा एक हिस्सा था वो था तक्षशिला। तक्षशिला का जो राजा था अंबी कुमार, उसने इसकी अधीनता को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसीलिए जब आप मौर्य वंश पढ़ते हैं तो फिर चाणक्य कहते हैं कि सबसे पहले पश्चिमोत्तर भारत की सीमाओं को चंद्रगुप्त मौर्य को कब्जे में लेना चाहिए। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा अंबी कुमार को मरवाया, उसकी हत्या करवाई, और उस पर कहीं ना कहीं तक्षशिला पर मौर्य वंश का एक प्रकार से शासन शुरू हो गया। तो ये जो झेलम का युद्ध है ये 323 बीसी में ही है, लेकिन ये किसके मध्य है, ये राजा पोरस और सिकंदर के मध्य। सबको पता है कि इसमें जीत किसकी होगी, अलेक्जेंडर की होगी, ठीक है, जिसको एक प्रकार से एशिया का शासक या विश्व का विजेता कहा जाता है। और जो पोरस है लड़ेंगे बहुत बहादुरी से और पकड़ के ले जाए भी जाते उनके पास हैं, जहां पर सिकंदर इनकी प्रभावशीलता को देखते हुए इनको फिर सब इनका राजपाट वापस कर देता है। मतलब कहने का एक प्रकार से समझौता ही है, सीधा सा मतलब कहने, बहादुरी से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। छोटे हिस्से का राजा है लेकिन लड़ता बहुत है पोरस, और मतलब सिकंदर की अपनी कहानी, ठीक है, इसको जब आएगा तब फिर देखेंगे। इसके बाद देखेंगे, और जो ये जो अलेक्जेंडर है ये आप समझ लीजिए कम से कम 19 महीने रहा भारत में, ठीक है। और उसके बाद जब फारस जीता तो इसकी इच्छा थी भारत में भी हम आगे बढ़े, लेकिन ब्यास नदी को एक क्रॉस नहीं कर पाया क्योंकि इसकी सेना वगैरह बहुत परेशान हो गई थी और लंबे समय सब संघर्ष कर रहे थे, तो उनका मन भी बोर हो गया था। तो मगध में क्या हुआ, एक बड़ा आक्रमण होने से बच गया, वरना घनानंद का अंत तो सिकंदर ही कर देता। ठीक, एक कहानी ये हो गई यहां तक। ये सब कुछ जो हमने समझाया ये पहले का है स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से आप समझेंगे। अब देखते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, अब हम बात करेंगे मौर्य युग का पश्चात, यानी मौर्योत्तर काल, मतलब जहां पर मौर्य युग या मौर्य वंश का अंत हो गया हो, उसके बाद की जो स्थितियां है क्या है, इसको भी हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। एक हमने क्या किया है, भारतीय वंश, और एक हमने कर दिया विदेशी आक्रमण। अब भारतीय वंश में चूंकि हम बात करें तो सबसे पहले हम आपको 3 वंश पढ़ा चुके हैं ना, हर्यक वंश, नाग दशक वंश, और फिर हमने क्या पढ़ाया, नंद वंश। मौर्य वंश को तो हमने सेंटर पॉइंट मान लिया है। चौथा हमारे पास है शुंग वंश, पांचवा कर्ण वंश, और सातवां जो है सातवाहन वंश। ये भी वंश है, ब्राह्मण वंशी वंश है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। ये उसका जो वृद्धरथ है, ठीक है, उसी का जो है उसी का एक प्रकार से क्या है, ये शासक होता है ना। तो एक प्रकार से ये सेनापति है और वही उसकी सत्ता को पलट देता है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या मतलब हो गया, एक शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है। इसमें देखा होगा लोग अपनी माता के नाम पर अपना नाम रखते हैं सातवाहन वंश में, ठीक है, दक्षिण की तरफ ना, गोदावरी नदी के पास। ये क्रम से लगाने की बहुत कोशिश आता है। इन सबके भी अपने राजा हैं, लेकिन वही है, एक पहला राजा, एक अंतिम राजा, बाकी कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, राजधानियां पढ़ लेनी है। और अगर विदेशी आक्रमण की बात करें तो विदेशी आक्रमण होते हैं 4, 2 पहले पढ़ चुके हैं, एक फारस और एक यूनान। अब मौर्योत्तर काल के बाद भी विदेशी शक्तियां, क्योंकि मौर्य ने क्या किया, भारत को एक प्रकार से मजबूत कर दिया। आप समझिए कि अटक से लेकर कटक तक, हिंदुकश पर्वत से लेकर के पूरे भारत का हिस्सा बिल्कुल सब कुछ मौर्य वंश के साम्राज्य में था। अब अगर हम बात करें तो यमन, ये इंडो ग्रीक इनको कहा जाता है। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के भारत में इन्होंने ही चलवाए, ठीक है। यमन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए, ठीक है। सुना होगा कनिष्क, ठीक है, जिसके समय पर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, इसमें से कई लोग जैन धर्म में चले गए, बौद्ध धर्म में चले गए, कुछ विदेशी शासकों का प्रभाव होता गया और ये लोग हमारे यहाँ शासन किए, शासन में रहे भी रहे। लेकिन जो पहले 2 व्यक्ति आए, एक फारस वाला, एक अलेक्जेंडर, उन लोगों ने हमारे यहाँ शासन नहीं किया, सिर्फ आक्रमण के पॉइंट ऑफ व्यू से आए। लेकिन इन लोगों की आपको प्रेजेंस भारत में क्या होगी, नजर आएगी ना। तो एक इतना सा पॉइंट जो हमें समझाना था, हमने कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। बाकी हम देखते हैं और इस तरीके से कितने टॉपिक पे आप सकता हम डिस्कशन या आपको समझा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको अच्छा लगता है जरूर कमेंट करिए, लाइक करिए, फिर हम देखते हैं आपका जीएस के और विषयों में क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबके सपोर्ट के लिए, ठीक है। इस पॉइंट को यही कंप्लीट करते हैं।